नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एडुकेटर्स क्लब में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में मिशन प्रेरणा का विधिवत शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत आप सभी का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया जा चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद में ढेर सारे बदलाव हो चुके हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत आपने आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिकाओं के विषय में विधिवत जानकारी हासिल की है। यहाँ आपने ये भी देखा होगा कि अब आपके लिए एक बात बेहद बाध्यकारी कर दी गई है कि कक्षा शिक्षण करते समय आपको अपनी शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना का निर्माण करने के बाद ही शिक्षण कार्य करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि शिक्षक शिक्षण योजना बनाते हैं और उसके अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं तो बच्चे के सीखने का स्तर बेहद ऊपर उठ जाता है। ऐसे में हमको आपको शिक्षण योजना का निर्माण करना सीखना होगा। शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होंगे, परंपरागत पाठ्य योजना से यह किस प्रकार से भिन्न है तथा इसका प्रमुख आधार क्या है, आज हम इन चीज़ों को सीखेंगे। दोस्तों, शिक्षण योजना का प्रमुख आधार है लर्निंग आउटकम। जैसा कि आपने विभिन्न प्रशिक्षणों में लर्निंग आउटकम का नाम तो सुन ही लिया होगा, तो सबसे पहले हम आप लर्निंग आउटकम वास्तव में है क्या, इस बात को विधिवत जान लेते हैं। आप जानते हैं कि RTE 2009 लागू होने के बाद बच्चों के गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने पर जोर दिया जाने लगा। अब हम ये कैसे जानें कि हमारे बच्चे ने गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीख लिया है अथवा नहीं सीख लिया है, तो इसी बात के लिए कुछ विशेष प्रकार के सूचक बनाए गए और उन्हें नाम दिया गया लर्निंग आउटकम। NCERT ने प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विभिन्न विषयों के लिए लर्निंग आउटकम निर्धारित कर दिए हैं और उन्हीं लर्निंग आउटकम के आधार पर हम यह जांच लेते हैं कि बच्चे ने गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीख लिया है अथवा नहीं सीख लिया है। इन्हीं लर्निंग आउटकम को हम सीखने संबंधी प्रतिफल या शिक्षण अधिगम संबंधी परिणाम भी कहते हैं। इन नामों से भी इन्हें आप जान लेते हैं। अब जब आपने ये समझ लिया कि लर्निंग आउटकम क्या है और यह शिक्षण योजना के लिए प्रमुख आधार है, तो यहाँ यह जानना भी जरूरी हो गया है कि लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप विभिन्न जगहों पर देखते आए हैं, लर्निंग आउटकम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है फोकल लर्निंग आउटकम अथवा केंद्रित लर्निंग आउटकम, दूसरा होता है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा होता है उप लर्निंग आउटकम, जो कि हमारे राज्य की पाठ्यचर्या से जुड़े हुए आउटकम होते हैं। वास्तव में कक्षा में जब हम किसी बच्चे के साथ शिक्षण कार्य करने जा रहे होते हैं तो इन्हीं पाठ्यचर्या से जुड़े हुए आउटकम पर हम काम करते हैं। ये जो आउटकम होते हैं, जब हम एक जैसे कई सारे आउटकम को मिला देते हैं, वो गुच्छे में हो जाते हैं, तो उनसे जो आउटकम बनता है उसको हम कहते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम। और एक से ज़्यादा एक ही प्रकार के नेस्टेड लर्निंग आउटकम मिल करके बनाते हैं केंद्रित लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम। ये जो फोकल लर्निंग आउटकम होते हैं, वास्तव में ये हमारे जीवन कौशल से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम होते हैं। हमारे जीवन में इन्हीं लर्निंग आउटकम की ज़रूरत हमको पड़ती है और इन्हीं का उपयोग करते हुए जीवन में हम सफल हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप क्या है और इसके अंदर कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। जैसा कि आप अपनी पहले की जो पाठ्य योजनाएं बनाते थे, उसमें आप सबसे पहले लिखते थे दैनिक पूर्तियाँ। वहाँ पर आप लिखते थे दिनांक, कक्षा, समय और विषय। तो यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को आप लिखेंगे। उनको लिख लेने के बाद पाठ्य योजना में आप सबसे पहले लिखने जाते थे तो लिखते थे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि बच्चों के जीवन कौशल से जुड़े होते थे। यहाँ पर सामान्य उद्देश्य नहीं लिखा जाना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो चीज़ आप लिखते हैं वो होता है चयनित लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या है, इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पे आप जो लर्निंग आउटकम लिखते हैं, वास्तव में वो आपके उप लर्निंग आउटकम होते हैं, जो कि आपकी पाठ्यचर्या से जुड़े हुए आउटकम होते हैं। लर्निंग आउटकम लिख लेने के बाद अगले चरण में फिर आप लिखते हैं उस पाठ, प्रकरण अथवा इकाई का नाम जिसको आपने चुना हुआ है उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए। अगला बिंदु होता है आपका आवश्यक संसाधन।
यानी इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण कार्य करने में आप किन किन संसाधनों का उपयोग करने वाले हैं, उन संसाधनों को आप यहाँ पर लिखते हैं और लिख कर बताते हैं कि मैं कक्षा में इन संसाधनों का उपयोग करने जा रहा हूँ। तो अब आते हैं शिक्षण योजना के सबसे प्रमुख बिंदु पर, जिसको कहते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं अथवा गतिविधियाँ। वास्तव में इसके अंदर जो कुछ भी आप करेंगे वो आपके लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक होता है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के अंतर्गत वास्तव में 3 चरणों में इसको बांटा गया है। 3 चरण होते हैं, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। प्रत्येक चरण के लिए कितने समय दिया जाना है ये भी आपको निर्धारित कर लेना है, और हर चरण में आकलन कैसे करेंगे हम, ये भी यहाँ पर हमको आपको जान लेना है। तो सबसे पहले जो पहला चरण होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए, वो होता है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षण के आरंभ में आपको करनी होती है बच्चों के सामने एक रोचक प्रस्तावना। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप बातचीत करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न अथवा बातचीत आधारित होते हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान पर, और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आज के चयनित लर्निंग आउटकम की तरफ हम बच्चों को लेकर के आ जाते हैं। इसके लिए साथियों 5 मिनट का समय होता है। 5 मिनट के अंदर आपको इस तरह के प्रश्न, इस तरह की गतिविधियां अथवा इस तरह की रोचक प्रस्तावना रखनी है जिससे बच्चे आज के लर्निंग आउटकम से जुड़ जाएं। अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि प्रत्येक चरण में हमको आकलन भी करना है, तो यहाँ पर हम बच्चों का आकलन करेंगे। आकलन कैसे करेंगे, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, गतिविधियाँ करा सकते हैं, या फिर बच्चे जिस तरह से कक्षा में सहभागिता कर रहे हैं उसके आधार पर भी हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं कि बच्चे हमारे वास्तव में जो लर्निंग आउटकम है उससे जुड़ पाए हैं अथवा नहीं जुड़ पाए हैं। अब दूसरा चरण है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं या गतिविधियों का शिक्षण के दौरान। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, कितना समय है और कैसे आकलन करेंगे, इसे आपको जानना है। तो आप जान लीजिए कि यहाँ आप उन सभी प्रसंगों को, प्रयोगों को, कक्षा कार्यों को लिखेंगे जो कि आप कक्षा में बच्चों के साथ करेंगे। दूसरी बात यह है, आप यहाँ ये भी लिखेंगे कि आप बच्चों को कब एकल, कब जोड़ी में अथवा कब समूह में अभ्यास कार्य करने के अवसर देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि आप बच्चों से कौन कौन से मुख्य प्रश्न शिक्षण के दौरान, गतिविधि के दौरान करेंगे। यहाँ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे, गतिविधियाँ कर रहे होंगे, तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपको आने वाली हैं, उन कठिनाइयों को भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब बात आती है समयावधि की। तो इस चरण के लिए आपको समय दिया जाता है 20 से 25 मिनट का। इस 20 से 25 मिनट की समय अवधि को आप चाहें तो अपनी गतिविधियों के आधार पर फिर से विभाजित कर सकते हैं खंडों में कि किस गतिविधि को हम कितना समय देंगे और किस गतिविधि को हम कितना समय देंगे। तो इस तरह से 20 से 25 मिनट के समय को आप अलग अलग खंडों में बांट करके अपनी गतिविधियां डिजाइन कर सकते हैं। बात आती है आकलन की। आपको आकलन प्रत्येक चरण पर करना है, यहाँ भी आकलन करना है। तो आकलन करने के लिए आप बच्चों से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, आप बच्चों की कापियों का अवलोकन कर सकते हैं, आप बच्चों द्वारा कक्षा कार्य में की जा रही सहभागिता को देख सकते हैं, और इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप द्वारा किए गए कार्यों से बच्चे को समझ हो रही है अथवा नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए करना होता है कि यदि आपकी गतिविधि या क्रियाकलाप से बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी योजना को बदलें और नए तरीके से बच्चों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करें। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आखिरी बिंदु पर हम आते हैं, आखिरी चरण पर आते हैं, जो है आकलन तथा समेकन का। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन तथा समेकन कैसे करेंगे, ये इसके अंतर्गत किया जाना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समेकन क्या होता है। वैसे आप समझते हैं, समेकन का तात्पर्य होता है कि प्रमुख बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा देना, ताकि बच्चा उनके बीच में संबंध स्थापित करते हुए चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाए। तो इस चरण के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि सबसे पहले पाठ्य वस्तु में जो कुछ भी आपने पढ़ाया था उन सभी बिंदुओं को एक बार दोहराते हुए बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करके बच्चे के अंदर उसकी समझ को बनाना। दूसरा काम है आकलन करने का।
आकलन करना है आपको इस बात का कि जो चयनित लर्निंग आउटकम आपने यहाँ पर लिया था उस लर्निंग आउटकम को बच्चे प्राप्त कर पाए अथवा नहीं कर पाए। इसके लिए आपको करने होंगे कुछ प्रश्न। तो आपको यहाँ उन प्रमुख प्रश्नों को भी लिखना होगा, कौन कौन से प्रश्न आप करेंगे ताकि बच्चे का आकलन किया जा सके। और अंत में बच्चे को आप किस तरह से फीडबैक देंगे, किस तरह से पुनर्बलन देंगे, ये भी इसके अंतर्गत आपको लिखना होगा। जैसा कि सभी चरणों के लिए आपने समय डिसाइड किया था, इस चरण के लिए आपके पास समय होता है 10 मिनट का, जिसमें सबसे पहले करते हैं आप समेकन। समेकन के लिए आपका होता है 3 मिनट, आकलन के चरण के लिए होते हैं 4 मिनट और फीडबैक या पुनर्बलन के लिए आपके पास होते हैं 3 मिनट। यहाँ पर भी आपको आकलन करना है, आकलन का चरण ही है ये। तो आकलन करने के लिए आप बच्चों से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर के अलावा बच्चों की सहभागिता अथवा गतिविधियों को देखते हुए आप आकलन कर सकते हैं। अब शिक्षण की गतिविधियों या प्रक्रियाओं को जब आपने पूरा कर लिया तो अंत में फिर आपको अगले बिंदु में करना होता है गृह कार्य देना है बच्चे को। तो आपको अपनी शिक्षण योजना में लिखना होगा कि बच्चे को आप कौन सा असाइनमेंट या गृह कार्य देंगे, उसको आप विधिवत लिख लेंगे। आपके जो भी गृह कार्य होते हैं इस बात को सुनिश्चित करें कि जो कुछ भी आपने कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चे को पढ़ाया है, गृह कार्य ऐसा हो कि बच्चा उसको अप्लाई कर सके। एप्लीकेशन लेवल का गृह कार्य अगर आप देंगे तो काफ़ी काम का होता है। गृह कार्य के बाद फिर अगला चरण होता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना कैसी होगी। तो आगामी कार्य योजना कैसी होगी, इसके लिए शिक्षण कार्य के बाद जब आप शिक्षण कार्य कर लेते हैं तो आप खुद से अपना आकलन करेंगे और फीडबैक के आधार पर आप ये देखेंगे कि आपकी आगामी कार्य योजना कैसी होनी चाहिए, वो कैसी हो सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, शिक्षण योजना के विस्तृत प्रारूप को आपने समझ भी लिया, किस बिंदु के अंतर्गत आपको क्या करना है ये भी जान लिया। तो आइए संक्षेप में जान लेते हैं कि शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है आपका लर्निंग आउटकम, यानी आधार ही आपका है लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम सबसे पहले आपको देखना है, लर्निंग आउटकम का चयन कर लेना है। लर्निंग आउटकम का चयन करने के बाद फिर अगला चरण आपका आता है कि उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कौन से संसाधनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उन संसाधनों के बारे में सोचना है आपको। फिर आपको शिक्षण के अंतर्गत जब आप गतिविधियां करा रहे होंगे तो प्रत्येक चरण कौन कौन से होंगे, उनके लिए कितना समय होगा, ये निर्धारित करना होगा आपको। शिक्षण योजना बनाते समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी योजना ऐसी हो कि उसमें सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आपकी कक्षा में प्रत्येक स्तर के बच्चे होंगे। कोई तेज होगा, कोई थोड़ा कमज़ोर होगा और भी प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नताओं के बच्चे होंगे। इसलिए आपको अपनी योजना में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सभी स्तर के बच्चों के लिए आपकी शिक्षण योजना में पर्याप्त स्थान हो, स्पेस हो। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आपकी शिक्षण योजना रोचक होनी चाहिए, बच्चे उसमें रुचि ले सकें और अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, सहज तरीके से सीख सकें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षण के दौरान आपको प्रत्येक चरण पर आकलन करना होगा और अगर आप आवश्यकता समझते हैं तो अपनी शिक्षण योजना को बदल देंगे, संशोधित कर लेंगे। इस तरह से आप प्रत्येक स्तर पर आकलन करते हुए अपनी शिक्षण योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप क्या होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से चरण होंगे। अगर आप इन चरणों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए हुए लिंक को फॉलो करते हुए आप शिक्षण योजना के विस्तृत प्रारूप को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसी विस्तृत प्रारूप को ध्यान में रखते हुए किसी एक प्रकरण को लेकर के शिक्षण योजना बनाएंगे। आप उस वीडियो में जुड़ें और देखें कि किसी प्रकरण पर शिक्षण योजना कैसे बनाई जा सकती है। साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जिस किसी प्रकरण या विषय पर आपकी रुचि हो, आप चाहते हो कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, तो लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम आपकी रुचि या आपकी आवश्यकता के अनुरूप वीडियो बना सकें, आपके बीच में ला सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें।